वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज पूरी मसीही बरादरी जो है वो क्रिसमस मना रही है नहायत जज्बे के साथ। अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक नहायत दूरअंदेश लीडर थे जिन्होंने मुस्तकबिल के हालात का अंदाज़ा लगाते हुए ये फ़ैसला किया था। अगर हम देखें 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली में कि अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तश्कील पाने वाला नया सियासी निज़ाम और इसके रहनुमा उसूल क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें तभी वाज़ेह कर दी गई थीं, जिसमें हर एक शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो, अपने मज़हब के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सके और किसी किस्म की भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर जो है इसमें शामिल ना हो। अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें तो वहाँ पर जिस अंदाज में अक़लियतों पर जुल्म ढाए जाते हैं या उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी फ़राहम नहीं की जाती। आज शो के इस सेगमेंट में क्रिसमस के मौके पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों को किस तरह के हुकूक हासिल हैं, अक़लियतें यहाँ पर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्या कोई उनके लिए चैलेंजेस हैं, और अगर हैं सो इसको जो है वो किस तरह से हुकूमत वक्त जो है या आने वाली जो भी हुकूमत जो है वो एड्रेस कर सकती है। हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हुकूक एजाज़ आलम ऑक्सटियन इस वक्त शो में मौजूद हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन आप कैसे मना रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपके विश करने का, और मेरी तोसत से लाहौर रंग में जितने मसीही लोग काम करते हैं और जितने दूसरे हमारे भाई हैं, सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियां मुबारक। सबसे पहले बात यह है कि आपने बात की कि हमें, जाहिर बात है, आपने जो 11 अगस्त 1947 की कायदे आज़म की स्पीच का जिक्र किया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो उस स्पीच पर उस तरीके से आज तक अमल नहीं हो सका। आज भी देखें कि पाकिस्तान में जो चैलेंजेस है, उसमें जो मंदिरों को भी जलाया जाता है, चेड़ा वाला इंसिडेंट भी आपके सामने है। तो ये चैलेंज होते हुए भी, ये सारे चैलेंज फेस करते हुए भी पाकिस्तान की जो मसीही कौम है वो पाकिस्तान के हर काम में शाना बेशाना आगे होती है। बल्कि जितनी भी कुर्बानियां पाकिस्तान के देनी पड़ती हैं, उसमें भी हमारे लोगों का बहुत खून शामिल होता है। और फिर अ, जो तिब्ब के शोबा से लेकर एजुकेशन के शोबा तक मसीही कौम की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। तो यकीनी तौर पर चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन आपने जो हमसाया मुल्क की बात की, तो यकीनी तौर पर वहाँ पे जिस तरह अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है, तो उससे और फिर तो हम। एक एजाज साहब, एक और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, ये 2-3 लोगों का या कुछ शरपसंद अनासर का ये फेल हो सकता है। इसमें जो मेजॉरिटीज़ हैं मुसलमान हैं, या अगर हम देखें सो हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही नहीं करती, उनका साथ नहीं देती। अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ की तो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है इस तरह के वाक़यात में, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सरेआम इसकी मजम्मत भी की जाती है। और ऑब्वियसली ये शरपसंद अनासर होते हैं, हुकूमत तो साथ नहीं होती इस तरह के कामों में। लेकिन हुकूमत, देखिए, आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें किसी को आज तक सजा नहीं हो सकी। आप चाहे शांति नगर का वाक़या ले लें, जोसेफ कॉलोनी का ले लें, जड़ावाला का ले लें, तो जो रियासत का काम है कि ऐसे जो अनासर है, क्यों ये हादसात ऐसे होते हैं कि जब आपने किसी को सजा ही नहीं देनी पकड़ के, तो फिर यकीनी तौर पर हम किसी न किसी मसलत का शिकार हो जाते हैं। तो यकीनी तौर पर वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इस दफ़ा क्रिसमस पे जो पोप थे वेटिकन से, उन्होंने पूरी दुनिया के मसीहों से इल्तमास की थी कि आप क्रिसमस को सादगी से साथ मनाएं, क्योंकि गजा में जो बच्चों को और इसराइली जो फौज है वो लोगों को अंधाधुंध जो है कत्ल कर रही है और शहीद कर रही है छोटे छोटे बच्चों को। उनकी वजह से इस दफ़ा क्रिसमस को बड़ा सादा तरीके से रखा गया है। आपने शायद मुशाहिदा किया हो कि इस दफ़ा क्रिसमस को उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा जैसे आम तौर पर रवायती तौर पर मनाया जाता है। तो यकीनी तौर पर पोप साहब ने
हम समझते हैं कि गजा में जो बच्चों पर, इंसानी जानों पर जो जुल्म हो रहा है, उसके जरिए उससे भी हम ये खामोश पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसीही भी गजा में जो इस तरह की अंधाधुंध जो है कत्लेआम हो रहा है, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और, क्योंकि आज क्रिसमस है, आपको क्या लगता है कि अक़लियतों के हुकूक़ को के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? अगर हम मसीही बरादरी की बात करें या यहाँ पर बसने वाली पाकिस्तान में दीगर माइनॉरिटीज़ की बात करें, उनको प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, जो अभी तक आपको लगता है कि मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ उस तरह से नहीं है? देखिए, सबसे बुनियादी जो नुक्ता है, देखिए कायदे-आज़म का पाकिस्तान और कायदे-आज़म की जो स्पीचेज़ थी, उस वो उस तरह का अक्स अभी तक हम पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देख सके कि जो कि इस तरह का आप पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जो है जो मंशूर है मैनिफेस्टो है, उसको उठाकर देखें तो उसमें भी मिनॉरिटीज़ के लिए कोई ठोस चीज़ें नहीं रखी गई, जिसकी वजह से बस हमारे लोगों को जो है वो असेंबली में तो लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इस तरह की हम कानून साजी नहीं कर सकते जो कि हमारी मिनॉरिटीज़ के लिए कोई फ़ायदेमंद हो। तो यकीनी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि ये एक गैप है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि जो कायदे-आज़म का पाकिस्तान था, उसमें अक़लियतों को किस तरह जो है वो कहा गया है कि वो अपने चर्चेज़ में, मंदिर में और गुरुद्वारों में आज़ादाना जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत बहुत दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट भी हुए हैं कि लोग इबादत भी नहीं सही तरीके से करते। तो बहुत ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि ठोस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें, तो क्या-क्या चैलेंजेस इनको दरपेश हैं? तो वो क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, आज के शो में हाइलाइट कर सकते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी को दरपेश हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो मसीही कम्युनिटी है वो फेस कर रही है, वो फोर्स कन्वर्शन है, ठीक है? इसलिए उसके अलावा जो ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो अ, वो फिर वो एक मॉब जो है वो इस तरह का आ जाता है कि वो फैसला होने से पहले ही लोगों के घरों को या लोगों को जान से मार देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें रियासत को आईनी हाथों से उन लोगों के साथ निपट आपको पता है कि सियालकोट में एक जो श्रीलंकन मैनेजर था, उस पे एक इल्ज़ाम लगा और उसके बाद उसको वहाँ ही जो है मार दिया गया। मारने के बाद उसको जला दिया गया। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसमें रियासत को अपना भरपूर जो है किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जिसमें कि इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर जिस तरह माजी में भी चंद वाक़यात हुए हैं, उनमें मुलव्वस जो मुल्ज़िमान हैं या जो मुजरिमान हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की हौसला शिकनी हो। बहुत शुक्रिया एजाज़ आलम साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अभी हम बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये वही इशू है जिस पर हमने चंद रोज़ पहले भी डिस्कशन की थी। महकमा खुराक की अगर बात करें तो महकमा खुराक के पास इस वक्त 40 लाख टन महंगी गंदम पड़ी है, जो कि अपने ख़रीदारों की राह तकते तकते थक चुकी है। आटा सस्ता होने के इम्कानात जो हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। स्टॉक की गई ये जो 40 लाख टन गंदम थी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख टन गंदम ही फ़रोख्त हो चुकी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाहौर की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 20 से 25 हज़ार टन गंदम जो है वो फ़रोख्त की जा सकी है। सो आने वाली फसल अब कैसे ख़रीदी जाए, महकमा खुराक इस हवाले से सोच विचार कर रहा है। लेकिन अभी तक ये गंदम जो है वो क्यों फ़रोख्त नहीं हो सकी, और अगर ये नहीं फ़रोख्त होती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट
अशरफ मेहताब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम माजी की बात करें तो माजी में अब तक ये जो आजकल के दिन हैं, कितनी गंदम जो थी नॉर्मली फ़रोख्त हो जाती थी, और अब ये जो गंदम है ये क्यों फ़रोख्त नहीं हो पा रही? जी, बहुत शुक्रिया आपका और लॉरेंस का भी। तो इस हवाले से ये है कि माजी में जो पंजाब गवर्नमेंट है इसने 45 लाख तक भी गंदम खरीदी है, और वो 45 लाख टन जो गंदम थी उसमें 40 लाख टन वो अपने सीजन में फरोख्त कर देता था, यानी कि सरकारी कोटा जो होता था वो फ्लोर मिल ले जाती थी। और उससे फिर ये था कि सस्ता आटा अब बाजार में आता था, क्योंकि हुकूमत जो है उस पर सब्सिडी देती थी, और जिसकी वजह से वो सस्ता आटा बाजार में आता था और लोग जो है आराम से खरीदते थे। 2 साल पहले ये 650 रुपये में 20 किलो का थैला मिलता था, फिर 860 में गया हुआ। उसके बाद ये बड़ा, ये 1200 और 1300 के दरमियान में गया। लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है कि वही 1 साल पहले जो आटा 1200-1300 रुपये में 20 किलो का थैला मिलता था, अब वो जो है वो तकरीबन 250 और 2900 में दस्तियाब है। कहीं पे इससे भी ज़्यादा महंगा है। तो ये सबसे बड़ी वजह यही है कि मिसमैनेजमेंट हुई है। इस दफ़ा इन्होंने गंदम जो खरीदी थी यही कह के खरीदी थी कि हम अवाम को सब्सिडी देंगे और सस्ता आटा देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि IMF की कड़ी शराइत आ गई, और उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए इन्होंने जो गंदम खरीदी थी उसके सारे अखराजात जो 3,900 रुपये में यानी 39 रुपये फी मन में ली गई थी गंदम, उसके अंदर इन्होंने सारे अखराजात डाले। बैंकों के कर्जा भी डाल लिया, फिर सूद भी डाल लिया, बाकी जो सफरी अखराजात थे और जो बाकी स्टोरेज के अखराजात वो भी डाल लिए। तो इसको सॉरी 4700 रुपये पे ले गए, जो कि बहुत ही महंगी होगी। इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी गंदम जो है इस वक्त हमारी है, और अगर ये स्टॉक बच जाता है 15 से 20 लाख टन का, तो आगे फिर नया सीजन भी आ गया और गंदम आ जाती है, तो फिर यकीनी बात है कि पहले ये सूद दे रहे हैं बैंकों को, फिर अभी ये जो बचा हुआ स्टॉक है इसका सूद भी इनको अगले साल देना पड़ेगा। तो फिर इनके पास गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम है। पहले भी जो गंदम स्टोर की गई है उसमें से 18 से 20 लाख टन गंदम जो है वो बाहर ओपन जो है ना आसमान के नीचे पड़ी हुई है, उसके ऊपर तरपालें डाली हुई है, तो उसके खराब होने का खदशा ज्यादा है। तो अगर बारिशें होती हैं और ये गंदम पड़ी रहती है तो नमी इनके अंदर जाएगी, जिसकी वजह से ये अंदर से फंगस लग जाएगी और ये गंदम खराब हो सकती है। तो अब ये जो नाकस पॉलिसी थी इसी की वजह से ये सारा कुछ भुगतना पड़ा है, अच्छा, ये जो जिसकी वजह गंदम है सारी, ये बाहर क्या इसमें से या इसका कुछ हिस्सा जो है वो बाहर भिजवाया जा सकता है, दीगर ममालिक बरामद की जा सकती है? ये भी इन्होंने की है जी, इसके ऊपर काम किया है, सर्वे किया है, और जब ये सारा कर लिया इन्होंने काम, तो इनको पता चला जी इनकी गंदम जो है 2500 से ज्यादा कोई लेने को तैयार नहीं है। अब खुद अंदाजा लगाएं कि असल रेट भी इसका यही बनता था। 2300 रुपये के ऊपर जो पिछले साल मन पे गंदम मिल रही थी, उसको इन्होंने अचानक इतना ज्यादा इजाफा किया कि 3900 पे ले गए। तो बैरून मुल्क जो है हमारे हमसाया ममालिक, वहाँ तो वैसे ही वो 250 से लेके 3200 रुपये फी मन तक गंदम जो है मिल रही है। और जो रशिया से इन्होंने मंगवाई है, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि एक वजीर है जो ज़राअत के निगरान SM तनवीर साहब, उन्होंने जी। प्रोग्राम के अंदर बीपर देते हुए कहा था जी ये गंदम वो है जो कि वहाँ के जानवर भी नहीं खाते और वो अच्छा। यहाँ पे मंगवाई जा रही है। और धड़ाधड़ 18 लाख टन की मंजूरी ली गई थी, लेकिन 20 लाख टन से ज्यादा गंदम आ गई और अब भी जहाज आ रहे हैं। तो ये किसके लिए लाए जा रहे हैं? समझ से बाला तरह, जब गंदम पाकिस्तान की पहले से या बम्पर क्राफ्ट मौजूद है, तो फिर बाहर से लाने के से यही मुराद है कि किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब वहां से ला के गंदम जब उसके ऊपर अखराजात डालते हैं तो अपना मुनाफा भी ले लेते हैं, तो फिर भी वो 4300 रुपये 4400 रुपये मन पे पड़ती है उनको। तो यही वजह है कि इनकी गंदम नहीं फरोख्त हो रही। चक्कियों वाले जो है, जो फ्लोर मिल वाले, वो गंदम वहां से लेके कुछ बाजार से लेते देखिए हैं, तो वो अशरफ साहब, अगर ये गंदम जो है ये फ़रोख्त ना हुई, और जिस तरह से अभी आप भी कह रहे हैं कि अभी भी जहाज़ जो हैं वो रशिया से मंगवाए जा रहे हैं, ऑलरेडी एक बम्पर क्रॉप यहाँ पर इस्तीफ़ा हुई है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अगले साल जो है, क्योंकि अगले सीज़न में फिर ये अब गंदम जो है वो कैसे ख़रीदी जाएगी जब पिछला ही सारा जो स्टॉक है वो नहीं निकला होगा, तो जबकि स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है। वही तो है कि फिर वो किसान बेचारा जिनकी गंदम होगी, खास तौर पे जो छोटे किसान होंगे उनको नुकसान होगा। बड़े जो जागीरदार टाइप है उनकी तो इनके साथ लाइनें सेट हैं, वो तो बेच लेंगे इनके पास अपनी गंदम जो है 20-25 लाख टन। लेकिन जो छोटा किसान है 12 एकड़ वाला या इससे थोड़ा सा ऊपर वाला, वो मारा जाएगा। वो फिर मिडल मैन के हाथों लुटेगा। मिडल मैन से जो है वो इसको सस्ते दामों गंदम लेगा, उससे फिर वो मार्केट में लाएगा और अपनी मन मर्जी करके स्टोर करके उसको आसा सा बेचेगा। तो ये मसला आज का नहीं है, यहाँ पे ये अरसा दराज से चलता आ रहा है, और लगता है ऐसे ही है कि शायद जब तक मुंतखब हुकूमत आती नहीं, कोई पॉलिसी नहीं बनाती, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और होना तो ये चाहिए
कि जो गंदम आपने 3900 रुपये में खरीदी है उसके अंदर अगर आप सारे अखराजात डालते हैं तो फिर उसमें खरीदने का फायदा, इस कारोबार में पड़ने का फायदा क्या था? असल तो इसलिए खरीदी जाती है कि किसान को फायदा हो, उससे सस्ते दामों ना कोई ले जाए। और सेकंड ये है कि अब जो हुकूमतें मुंतखब वो टैक्स लेती हैं आवाम से इतना ज्यादा। तो पंजाब में खासतौर पे अगर देखा जाए तो 60% कारोबार पंजाब के अंदर है और यहीं पे टैक्स भी जनरेट होता है। गो के उनके हेड ऑफिस कराची में, जहाँ से वो फिर कटौती होती है तो वो दावा कर लेता है कराची सिंध के भाई हम बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं, हालांकि जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में ज्यादा होती है। तो फिर यहीं पे टैक्स का लगना भी चाहिए इन शहरियों पे, तो उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन IMF को ने तो ये नहीं कहा था कि गरीब को आप सब्सिडी दें, उन्होंने तो कहा था कि अपने अखराजात कम करें। तो हुकूमती अखराजात कम नहीं हो रहे, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो तकरीबन 4200-4400 अरब रुपए चले गए हुए हैं, जो कि कभी आज से 4-5-6 साल पहले जो थे कोई 2000 से भी नीचे थे, अब उसको उसमें 50% इजाफा हो गया है। होना तो चाहिए था कि अपने अल्ले तल्ले खत्म करते, अपनी ये जो नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ये घर बन रहे हैं, ये इनकी रेनोवेशन हो रही है, मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रही है और गैस मिल रही है, इसको कर्टेल करना चाहिए था कि इसको कम करते, इस पर कट लगाते। जबकि उनकी जिनको ये सहूलतें दे रहे हैं उनके पास पहले ही सहूलतें हैं, तनख्वाह उनकी बहुत ज्यादा है और जो आम मजदूर है 25-30 हज़ार लेने वाला, उसके ऊपर सारा बर्डन डालते जा रहे हैं। तो ये दानिशमंदी शायद इनके काम ना आए, ये गरीब को नुकसान पहुंचाएगी, ये इसकी उसके माली बोझ बढ़ जाएगा, उसकी जेब पे भारी हो जाएगी। तो लाभ हाला ये चीजें आप नहीं तो कब आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल बाद। जैसा कि ये बिजली बनाने वाली कंपनियों को मुफ्त बिजली थी वो खत्म की उन्होंने, लेकिन एक जुल्म ये किया कि फिर उनको पैसे दे दिए। पैसे किस चीज के दिए भाई? वो तनख्वाह नहीं लेते, आप सरकारी घर उनको दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, पेट्रोल देते हैं। तो ये एक कम ये तो करें, यूटिलिटी बिल है वो तो अपने पल्ले से अदा करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ऊपर पॉलिसियां बनाने वाले वैसे वही किया बाबू। क्या जाना चाहिए अशरफ साहब इस मामले को लेकर? ये निगरान गवर्नमेंट जो है इस वक्त इसको सोचना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की तरफ इनका बड़ा ध्यान है, डेवलपमेंट काम जो बड़े कर रहे हैं, लेकिन गरीब की तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि कोई गरीब आदमी जिसके बच्चे भूखे मर रहे हो, वो अपने बच्चों को लेके जाके एक बड़े अच्छे से ओवर ब्रिज जो बना हुआ है या सड़क बनी, वो दिखाएगा जी ये देखे बड़ा अच्छा ब्रिज बना है, आप देख लो, भूख आपकी मिट जाएगी। तो ऐसे मिट तो नहीं सकती ना, पेट में रोटी जाएगी तो भूख मिटेगी। तो जब इतनी महंगी रोटी होगी तो ये सारे डेवलपमेंट के काम जो है गरीब के लिए तो बेमनी है। इन्हीं जो बड़ी बड़ी सड़कें, इनके ऊपर भी बड़े बड़े पिजारों वालों ने घूमना फिरना है, गरीब बेचारे ने तो पैदल आना अब जाना है क्या या पॉलिसी अपने क्या साइकिल होनी चाहिए? अगर ये गंदम ऑब्वियसली नया सीजन भी आ रहा है, इस गंदम को भी निकालना है, तो इसमें हुकूमती पॉलिसी क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? हुकूमती पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इसमें सब्सिडाइज करें, इसको रेट को 4400 से नीचे लेके आए, जो कि आप मार्केट में अगर वो बैरूनी गंदम जो आती है 4400 में मिल रही है तो उसको कम उससे बराबर नीचे आना चाहिए। नीचे आएगी तो फिर कोई खरीदने के लिए तैयार होगा। जब फ्लोर मिल कोई वहां से मिल रही है कराची से सस्ती गंदम और वहां ला के वो पीस के उनको मतलब आटा बना के दे रहे हैं, तो उनको तो फायदा ज्यादा है, वो मुनाफा ज्यादा कमाएंगे, बजाय के 4700 पे ले फिर उसके ऊपर अखराजात करें तो 5000 से ऊपर चली जाएगी। जब 5000 से ऊपर जाएगी तो यकीनी बात है फिर आटा भी 3000 से जो 20 किलो का थैला है वो महंगा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है सारी, इसके ऊपर एक इनको पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बल्कि यहाँ मेरा तो ख्याल है कि इनको ज़राअत के हवाले से कोई 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन चूंकि ये निगरान गवर्नमेंट है, डंग टपाओ पॉलिसी है, तो अब ये दिन थोड़े रह गए। तो लेकिन ये सबसे चाह रहे हैं इम्पोर्टेंट ये कि अब ना कोई ऑब्वियसली रिस्क ले। इस गंदम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हुकूमत अब इस पर कोई ना कोई सब्सिडी दे, बजाय इसके कि गंदम जो है वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा, आपकी लाइव कॉल्स भी शो में शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा। ये बताने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, लेकिन आप भी शो में लाइव कॉल कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आपके आने वाले दिन कैसे होंगे, आज का दिन कैसा होगा या आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। सो उसकी रोशनी में कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जो मौजूद होंगे वो कर सकते हैं। हमारे साथ आज एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले हम एरीज से स्टार्ट करना चाहेंगे, जो ऑब्वियसली जहाँ से सीक्वेंस एक स्टार्ट होता है। कैसा रहेगा आज एरीज का दिन? अच्छा, जिसका स्टार एक्वेरियस है उसकी तो सीक्वेंस उसके हिसाब से तो वहाँ से शुरू होगी। तो हाँ। सीक्वेंस जो है, अगर
सीक्वेंस नहीं, हम वैसे एरीज को लेके चलते हैं। लेकिन अगर आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मून आज टॉरस में है, और टॉरस जो है फैमिली का प्लैनेट है, टॉरस आपके पैसों का है, टॉरस आपके खानों का है। तो आपने ये 2 दिन, कल का दिन और आज का दिन, कुछ ऐसा खाया होगा जैसे कि फ्रिज से निकाला और बिना गर्म किए खा लिया। बहुत सारे लोगों ने कल और आज ठंडा खाना खाया होगा, क्योंकि सैटर्न की नज़र जब पड़ती है तो अब बहुत सारी चीज़ें हम ठंडी खाते हैं, ठंडी करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा मैं अक्सर कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है वो हमें ये सिखाता है, वो ये हमें एहसास दिलाता है कि हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। हमें बहुत कुछ पता नहीं है, हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। तो एरीज से मैं शुरू करता हूँ। एरीज के लिए सेकंड हाउस में मून है, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, खाना पीना बाहर कर सकते हैं। उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगा, उनकी उनकी पर्सनालिटी के लिए, उनके पैसे के लिए, उनके कारोबार के लिए, कि फैमिली के साथ अगर वो टाइम गुजारेंगे तो वो जो एनर्जीज़ हैं आसमान पे, जो एनर्जीज़ हैं वो उनको रिसीव कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। दूसरा एक्वेरियस। एक्वेरियस पे आ जाऊँ। अच्छा, एक्वेरियस का जो है आज मून 4th हाउस में है। कल से मून 4th हाउस में आया है, तो एक्वेरियस लोगों के घर में कोई गेस्ट वगैरह आ सकते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस मून से रिलेटेड है। और कुछ पार्टी शार्टी चल सकती है उनके घर में, और आज भी उनका बहुत अच्छा रह सकता है 4th हाउस में। वो अपनी मदर के साथ टाइम गुजार सकते हैं। और 4th हाउस से रिलेटेड ये है कि उनकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उन्होंने सफ़र करना है तो गाड़ी को देख के चलें, गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का टायर शायर सब कुछ देख के तो चलें। फिर उनके लिए, एक्वेरियस के लिए आज का दिन वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा, शानदार। बिल्कुल ठीक हो गया। जेमिनाई के हवाले से भी बता दें, जेमिनाई का आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि मेरा जो 24 है ये कैसा रहेगा। ये मेरा असद लियो है। अच्छा, इनका स्टार जो है वो लियो है, और 2024 कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं कंप्लीट? 2 अगस्त 1971। 2 अगस्त 1971। 2 अगस्त 1971। ये 2024 इसलिए इनका लिए अच्छा होगा कि इनको बहुत ये नई गाड़ी ले सकते हैं। इस साल इनकी नई गाड़ी का बहुत अच्छा चांस बन रहा है। ये थोड़े से जज्बाती हैं, थोड़ा सा जो ये सोच लेते हैं ये बिल्कुल उधर से हटते नहीं हैं। इनको मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी सोच को थोड़ा सा रिदम में लाएं, थोड़ा सा बैलेंस करके चलें तो आपको, क्योंकि ये अगर ये किसी से नाराज़ हो जाए तो फिर इसकी एंट्री नहीं करने देते, दोबारा एंट्री नहीं है। तो उसमें मेरी इनसे ये गुजारिश है कि 2024 बहुत अच्छा है, लेकिन अपने मिजाज को थोड़ा सा कूल करें, थोड़ा सा लाइट करें। बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अपनी जो जिद है उस पर अगर ये अड़ जाएं तो फिर इनको नहीं कोई हटा सकता। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या जानना चाहेंगे? मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 15 और ठीक है। 1978, यानी 15/10/1978। 15? 15/10/1978। अच्छा, 15/10/1900। ओके, ठीक है। -10 जी सवाल क्या है? क्या जानना क्या चाहते हैं? आज का दिन कैसा रहेगा और मेरा जो सितारा है वो कौन सा है? सितारा कौन सा और आज का दिन कैसा अच्छा, रहेगा? 2 लिब्रा सवाल होगा। 2 सवाल पूछ लिए, एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हम देते हैं। देखिए जी, आपका सितारा जो है वो आपका पूरा बर्थ चार्ट बनेगा। जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो ये समझते हैं, बल्कि वो ज़्यादा समझते हैं। मैं आपको भी बता दूं कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपका सितारा पूरा बर्थ चार्ट बनेगा। फिर मून साइन देखना पड़ता है, सन साइन देखना पड़ता है, जुपिटर साइन देखना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आपको लोग लिब्रा कहते हैं कि आप लिब्रियन हैं। खैर, हम लिब्रा से ही बात करें तो आपके ये 2 दिन थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि मून आपके 8th हाउस में है, तो 8th हाउस में थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे। वैसे भी आप बैलेंस बहुत लेके चलते हैं, लोगों से जो गपशप लगाते हैं, कोई बात आपको करे तो आप दलील बहुत मांगते हैं, बड़ी चीज़ें ना देख के चलते हैं। तो उसमें अगर आप लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो ये मेरी राय है कि हर टाइम सर्चिंग पे ना रहा करें, ज़रा थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखें तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद वालेकुम सलाम। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आज का दिन कैसा गुजरेगा। ये मेरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है 22/6/81। 22/6 22 जून 1981।
अच्छा, 22 जून इनका सवाल है कि आज का दिन कैसा कैसा गुजरा? रहेगा? ओके, 22 जून वालों का दिन जो है ये आप गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपको समझाना थोड़ा सा औखा होता है, मुश्किल होता है। अच्छे बहुत इंसान हैं आप, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल में करें और जल्दबाजी से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप कोई बात सोच लेते हैं तो फिर आपने वो करनी होती है। बाकी आपका जो बैंक बैलेंस है 2024 में बहुत अच्छा जाने वाला है। आप काफ़ी अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, अगर नहीं करते तो 2024 आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। हंजला एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हंजला, वालेकुम सलाम। क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या जानना चाहेंगे? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या जानना चाहते हैं? 4 मई 2005। 4th पे 2005, क्या जानना चाहते हैं? मैं 4 मई 2005 में डेट ऑफ बर्थ है और मैं अपनी ज़िंदगी का जायजा। आने वाला वक्त कैसा रहेगा? 4 मई 2005 हंजला। आने वाला वक्त तो शानदार है हर एक के लिए। आप अगर अपनी जो हमने खुद से कुछ बाउंड्रीज खड़ी की होती हैं उसको गिरा दें तो फिर आने वाला वक्त सबके लिए बहुत अच्छा ये कहा जा सकता है। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम उमर। हेलो, जी 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 उमर, क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या जानना चाहते हैं? मोहम्मद उस्मान नाम है मेरा। अच्छा उस्मान नाम है आपका। जी 24 जनवरी 1994। 1994 24 जनवरी। 24 जॉब के बारे में सवाल पूछना है और फ्यूचर के बारे में भी बता देना। ओवरऑल जॉब के बता बारे देना में पूछना है, कब तक फ्यूचर होगा। के बारे में पूछना है। 24 जन इन्होंने काफ़ी वेट किया होगा, काफ़ी चीज़ें इनकी डिस्टर्ब होंगी पिछले 4-6 माह से, 4-5 माह से तो काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। जनवरी में ये 2 प्लानट जो हैं वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अगर कहीं अप्लाई करना है तो वो कर दें, क्योंकि 2024 में बहुत अच्छी जॉब्स भी आएंगी और वो लोग जिन्होंने स्पेशली आप लोग हैं इनको नई जॉब, अच्छी जॉब मिल सकती है। एक बड़े इदारे में आपने जितना सब्र किया, जितना वेट किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 2024 में मिलेगा। अच्छा हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है अब्दुल गफूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या जानना अस्सलाम चाहेंगे आप? वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अब जी मेरी जी डेट ऑफ बर्थ 14 मई सन 1958। 14 मई सन 1958 दिन इतवार दोपहर 12:30 बजे। सवाल क्या है? सवाल क्या है आपका? हाँ जी। सवाल क्या है? ये है कि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। मुस्तकबिल जो बहुत अच्छा है, काफ़ी मेहनती पर्सन है, काफ़ी लीडर, किसी को हिलने नहीं देते। अगर ये बात करते हैं तो पूरी ग्रिप के साथ करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा दबदबा इनका ज़्यादा है। मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो सकता है अगर फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त गुजारें, थोड़ा सा गुस्से को कम करके, तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा। शहजाद एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या जानना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? मैं अपने जो है वो दिन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1993। 15 जून 1993। आज का दिन कैसा रहेगा? आवाज़ हमें कम आ रही है, वो ठीक बोलते हैं ये जो लोग बोल रहे हैं। चलें आपकी आवाज़ भी ठीक करवाते हैं। अच्छा, 15 ओके, जून 1993। 1993। अच्छा, सवाल क्या पूछेंगे? आज का दिन कैसा है? आज का दिन 15 जून वालों के लिए, जो जून वाले लोग हैं उनके लिए ये 2 दिन एक्सपेंस हो सकते हैं। आपका कोई लॉस छोटा सा हो सकता है, थोड़ा सा कोई एक्सपेंस हो सकता है। एक्सपेंस अगर करेंगे ज़रा हंस के कर लें, खुशी से कर लेंगे, होना तो है तो खुशी से कर लेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ज़रा थोड़ा सा सैड होकर करेंगे तो वो सैडनेस ज़रा ज़्यादा आ जाएगी और आपका चेहरा और आपका जो ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप हैप्पी होके कोई एक्सपेंस कर दें, अगर एक्सपेंस से बचना चाहते हैं तो किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को भी शाम का, दोपहर का, कुछ भी, चाय का कप भी पिला सकते हैं, तो वो आपका जो एक्सपेंस है वो रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और लाइव कॉलर है बाबर। अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए और फिर बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। ये मेरे बेटे का बना है 22 जून 22 जून दिसंबर। 22 बेटे का दिसंबर। बना बेटे जी, का जी। बना 22 अगस्त। 22 साल नाम है। 22 अगस्त हाँ जी 22 अगस्त। बेटे का पता करना है तो पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं कोई ना, बात नहीं, सवाल पूछ लो। सवाल बता दें। आसान नाम है 22 अगस्त। क्या जानना चाहते हैं?
मैं बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ कि बेटे का बारह मुस्तकबिल नौकरी वगैरह कहीं मिलेगी मदद से? नौकरी वगैरह कब मिलेगी, बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। 22 अगस्त। 1 2 3 4 देखिए, आपने 22 अगस्त बताया, तो आपके बेटे को ये 2024 में बहुत अच्छे इदारे में अच्छी जॉब मिल सकती है। जो जॉब देखें, जो दायरा होता है, अब अगर उसने मैट्रिक किया हुआ है तो उसको उस दायरे में अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, मैं बात समझा रहा हूँ आपको। मैंने उस दिन भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पास पावर कितनी है। तो अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो 2024 के जनवरी के मिड के बाद उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उसे जॉब मिल सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ज़रा क्विकली अपने स्टार्स भी कवर करते जाएं, साथ साथ जेमिनाई के बारे में बताएं। जेमिनाई का मैंने अभी बताया कि उनका एक्सपेंस हो सकता है, कोई खर्चा हो सकता है, ज़रा हंसी खुशी से कर लें। अगर वो एक्सपेंस से कल से प्लानट इधर है, वो उनका कल से एक्सपेंस हो सकता है। अगर वो बचना चाहते हैं तो किसी माड़े जी को खाना शाना खिलाते हैं, उनका वो बच जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्विकली कैंसर के बारे में भी बता दें। कैंसर वाले दोस्तों के साथ टाइम कल से बहुत अच्छा गुजार रहे हैं, बहुत शानदार गुजार रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं और आज शाम तक उनका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर अकमल मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना चाहेंगे अकमल आप? मैं अपना ये सितारे के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? एक तो मेरा कौन सा सितारा है? सितारा कौन सा है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं ना। ये है जी 1 जनवरी 1984। 1 जनवरी 1984। अकमल नाम। अकमल साहब, आप खुद ही एक सितारा हैं और 1 जनवरी वाले जो हैं वो बड़े शानदार दिमाग उनका काम करता है, तो आप खुद बहुत बड़े सितारे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने आप को सितारा समझ के चलें तो आपके इर्द गिर्द रोशनी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। लियो के बारे में बता दें। अच्छा, लियो के बारे में कल से मून 10th हाउस में है, वो करियर को लेके बड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें रुकी होंगी। तो ये 2 दिन उनके अच्छे हैं, अगले 2 दिन भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं। उनको कोई दोस्त वगैरह से, किसी इदारे से, कहीं से फेवर मिल सकती है अगले 2 दिन में। विर्गो के बारे में भी बता दें। विर्गो के लिए अगर कहूँ तो विर्गो अपनी छोटे बहन भाइयों के हवाले से अक्सर परेशान रहते हैं और उनसे काफ़ी डिस्टर्बेंस आती है। वो अपने आप को थोड़ा सा नरम मिजाज करके चलें, थोड़ा सा उनके साथ घुल मिल के चलें तो उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा नेक्स्ट वीक। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर आसिफ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी क्या जानना चाहेंगे आसिफ? आप डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 15/6/1994। 15/6/1994। जी क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने जिंदगी के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता हूँ। मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। नाम उनका? अच्छा, आसिफ साहब, आपको ज़रा समझाना मुश्किल है, औखा है क्योंकि आपके पास ब्लंट आप बहुत ज़्यादा हैं, फ़ौरन जवाब देते हैं। अगर आपको मुस्तकबिल अच्छा कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, नाम बहुत अच्छा है, आपका ऑरा थोड़ा सा अगर आप नाराज़ ना हो तो है ज़्यादा, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ऑरा नेगेटिव है। नेगेटिविटी सेंस में कि आप जो नज़र आता है फ़ौरन बोल देते हो, तो अपने अल्फाजों को अपने अंदर ज़रा थोड़ा सा उसको ज़रा अपने अंदर रख के चलें तो आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, लिब्रा के बारे में भी क्विकली स्टार्स। लिब्रा बहुत शानदार लोग हैं, लिब्रा वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, बड़े सॉफ्ट से होते हैं और बहुत शानदार होते हैं। लेकिन उनका एक मसला है कि वो हमेशा 2 राहों पे चलते हैं, ये करना है ये करना है, वो फैसला नहीं ले पाते और उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होगी क्योंकि उनके 12th हाउस में प्लैनेट एक ऐसा है, जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं जानते केतु प्लैनेट है उनकी 12th हाउस में है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। उसके लिए वो थोड़ी सी चहलकदमी कर लें सुबह के टाइम तो उनकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी और बाकी आगे के जो साल है वो बहुत अच्छा उनके लिए। बिल्कुल ठीक। और स्कॉर्पियो के बारे में भी बता दें। स्कॉर्पियन वालों के लिए ये है कि उनकी नई जॉब अगर नहीं स्टार्ट की तो नई जॉब बिल्कुल वो करेंगे, बहुत अच्छी जॉब करेंगे। अगर वो मैं यहाँ तक कहूँ कि अगर वो घर में भी हैं तो उनको घर में कोई जॉब मिल सकती है क्योंकि कुछ प्लैनेट उनके ट्राइन में ऐसे हैं कि उनको बहुत अच्छा सिस्टम जो है उनकी लाइफ में पॉजिटिव 2024 जो है उनके लिए बहुत शानदार है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने अपना बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1989। 1989।
12 दिसंबर 1989। हाँ जी, मैं दूसरा साल है कि जॉब पे खड़ा हूँ ना, तो आपको कोई सैलरी भी वही है ना, बढ़ी है, इससे आगे जाऊंगा, कोई मुझे मतलब फ्यूचर के बारे में बता देना, अपना बिजनेस अच्छा, है या आपका जो को स्टाफ है, आपके जो इर्द गिर्द का स्टाफ है, उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो। और जॉब के लिए अभी ये साल आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। 2025 जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर क्योंकि आप वायलेशन खुद नहीं करते, ना किसी को करने देते हो, तो इदारों में तो थोड़ी बहुत वायलेशन चलती है। थोड़ा सा लाइट होके आप अपने साथ वाले लोगों के साथ चलोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेजिटेरियस के बारे में बता दें। ये सेजिटेरियस के बारे में बताया था कि उनके थर्ड हाउस में चूंकि सैटर्न है, एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो उनके गिर्द जो लोग हैं वो उनसे खुश नहीं होंगे, उनसे खाम खा नाला रहेंगे। तो उनको चाहिए कि वो ज़रा थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करते हैं। जैसे स्पीड कम करेंगे, उनके साथ घुले मिलेंगे, तो उनका जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न के बारे में भी बता दें। कैप्रिकॉर्न उनकी लाइफ में काफ़ी अरसे बाद जो प्लैनेट है, 18 साल बाद एक प्लैनेट ऐसा आया है कि जो उनके घर को चेंज कर सकता है, उनके नेबर्स चेंज हो सकते हैं, उनके दोस्त चेंज हो सकते हैं, और उनको नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो उसके लिए कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा है। एक्वेरियस हमने स्टार्ट इधर से किया था, पाइसेस एरीज से किया था हमने। अच्छा, चलो एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ा सा दबाव रहेगा 2024 का। सारा साल दबाव में रहेंगे, लेकिन अगर वो दबाव में रहकर काम करना सीख लें तो 2024 उनके लिए गोल्डन ईयर साबित। और पाइसेस का उनको डार्कनेस से बाहर निकलना है। उनका जो घर है, जिस कमरे में वो रहते हैं, वो थोड़ा सा डार्क होगा, उसको थोड़ा सा लाइट कर लें तो उनकी लाइफ में बहुत आसानी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इमरान अली साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।